जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं किसी पर भी कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं किसी प्रकार का शक किसी पे जाहिर नहीं कर रहा हूं। मैं केवल जो भी अभी तक तर्क सामने आए हैं या जो भी वक्तव्य बड़े बड़े नेताओं के सामने आए हैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। उस विश्लेषण के आधार पे अपने हाइपोथेसिस को पेश कर रहा हूं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार थी और उसके अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे और एकनाथ शिंदे को महाविकास अघाड़ी में बड़ा महत्वपूर्ण मंत्री पद मिला था और उद्धव ठाकरे के सबसे खासम खास एकनाथ शिंदे थे और अजीत पवार शरद पवार के भतीजे होने की वजह से उनके एक प्रकार के महाराष्ट्र की राजनीति में उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। यह भी बात बिल्कुल सही है जब अचानक भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र समृद्ध राज्य है, मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, देश का बहुत सारा टैक्स कलेक्ट होता है और बहुत सारी चीजों का वो केंद्र बिंदु है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक था कि उस पर कब्जा करे, क्योंकि बेंगलोर उनके पास नहीं था, हैदराबाद उनके पास नहीं था, बंगाल कलकत्ता उनके पास नहीं था, दिल्ली उनके पास नहीं था, बड़े बड़े क्षेत्र उनके पास नहीं थे। बिहार था, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, लेकिन बीमारू स्टेट थे। तो फिर खैर उन्होंने दिल्ली तो चलिए इस इलेक्शन के बाद कब्जा लिया, लेकिन उनको यह अखरता था कि मुंबई उनके अंदर नहीं है। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे से, उद्धव ठाकरे से खिलाफत कराई और अजीत पवार से, शरद पवार से खिलाफत कराई और महायुति की सरकार बन गई। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और उसके बाद नए चुनाव हुए और नए चुनाव में एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। खैर, यह भी बात बिल्कुल पक्की थी कि शरद पवार को इससे धक्का तो लगा, आघात तो हुआ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनकी पुत्री सुप्रिया सुले भी राजनीति में चमकें और अजीत पवार भी चमकें, क्योंकि अजीत पवार को आगे बढ़ाने में शरद पवार का ही काम था। और यह भी बिल्कुल पक्की बात है कि शरद पवार एक बहुत पके पकाए, बहुत ही पुराने जानकार और घाघ नेता हैं और उनकी रणनीति और उनकी रण कुशलता का सब कायल हैं। तो उनकी राजनीति ये थी कि महाराष्ट्र में सीमित रहे एकनाथ शिंदे, ये अजीत पवार, और सुप्रिया सुले देश की राजनीति देखें और दिल्ली बैठ के। तो इसीलिए उन्होंने उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया। अजीत पवार ने अपनी पत्नी को वहां से इलेक्शन लड़ाया, लेकिन सुप्रिया सुले 1 लाख वोट से जीत गई। सुप्रिया सुले लोकसभा चली गई और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। अब सवाल यह है कि अब ये तो बात बिल्कुल पक्की थी, अजीत पवार ने भी शरद पवार के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे कि यंग लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रास्ता साफ करो। इनडायरेक्टली उनका इंडिकेशन ये था कि अपनी राजनीतिक विरासत आप मुझे दे दीजिए। ये बात अलग है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के सामने सामने के विचार और संबंध बहुत अच्छे थे। सुप्रिया सुले ने हमेशा अजीत पवार का सम्मान किया, इसके बावजूद कि अजीत पवार ने उनको कई बार डिच किया और कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी दिए जो मेरे ख्याल से परिवार में लोगों को नहीं दिए जाने चाहिए। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि शरद पवार के अडानी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। अडानी जी के खिलाफ राहुल गांधी बिल्कुल मोर्चा खोले बैठे हुए हैं। अच्छा, यह बात शरद पवार को भी अच्छी नहीं लगती है कि अडानी जी के ही खिलाफ सबसे ज्यादा राहुल गांधी बोलते हैं और राहुल गांधी के साथ उनको कह बैठना भी पड़ता है और उनको अडानी जी के साथ भी बैठना पड़ता है और अडानी जी का पक्ष भी रखना पड़ता है। यह भी बात बिल्कुल पक्की है। सुप्रिया सुले ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अडानी जी बिल्कुल हमारे अंकल समान हैं, पिता समान हैं और हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। तो ये तो जरूर रणनीति राजनीति में होता रहा कि वो इंडिया गठबंधन में रहे शरद पवार की पार्टी, लेकिन उनके अडानी जी से और अडानी जी के मोदी जी से संबंध होने की वजह से स्थिति कुछ ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में आपस के संबंध, कुछ मुलाकातें होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि दोनों गुट मिल जाएंगे आपस में। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि अजीत पवार ने ये इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे
जो 4-5 दिन के पहले उनके स्टेटमेंट आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं, उनकी बहुत सारी फाइलें मेरे पास हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कहा करते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आज उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के राजस्व का मैं जिम्मेदार हूं। मतलब एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। शरद पवार के बारे में भी ये उड़ रहा था कि शरद पवार चाहते थे कि सुप्रिया सुले आ जाएं और उनका गुट जो है एनडीए में शामिल हो जाए, सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाए, क्योंकि शरद पवार को भी शायद ये महसूस हो गया था कि ये जो चुनाव आयोग की रणनीति है और जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसमें विपक्ष की रणनीति करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बेटर है कि वो पक्ष में बैठे और जैसे भी झेलना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन सुप्रिया सुले स्थापित हो जाए। अब असली मुद्दा ये आता है कि जब ये दुखद घटना घटी अजीत पवार की, एक ऐसे प्राइवेट प्लेन में वो गए, बारामती के अंदर गए, फिर उसके बाद उसका दुर्घटनाग्रस्त वो हो गया, जबकि पायलट ने कहा कि मुझे रनवे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने शायद ये भी बताया, चश्मदीदों ने, कि वो प्लेन पहले अजीत पवार उस घटना में बच गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ विस्फोट हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब किसी का ये कहना उचित नहीं है कि वो एक संयोग था, एक दुर्घटना थी या कोई प्रयोग था। किसी को भी नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को भी इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाने चाहिए और सबको ये वेट करना चाहिए कि जांच हो जाए, एक निष्पक्ष जांच हो जाए, सही की जांच हो जाए और ये पता चल जाए कि ये कोई दुर्घटना थी, कोई साजिश थी। क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि अजीत पवार मुंह खोलने लगे थे और कुछ न कुछ ऐसी चीजें बताने लगे थे जो कि सत्ता के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। लेकिन ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि पुलवामा में हुआ, पहलगांव में हुआ, उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, जितने भी अभी तक काम हुए उसमें अभी तक किसी जांच की रिपोर्ट नहीं आई और ये नहीं पता चला कि वास्तविकता में हुआ क्या था और क्यों हुआ था। अहमदाबाद की दुर्घटना हुई, 170 के लोग करीब मारे गए, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं पता चला, सारा का सारा दोष जो है पायलट को देने का प्रयास हुआ। लेकिन जब पायलट एसोसिएशन खड़ी हो गई तो उस बात को भी, वहां भी आप जानते हैं, विजय रूपाणी जो चीफ मिनिस्टर थे और जिनके बारे में फेमस ये सुना जा रहा था कि वो एक ऐसी फाइल लेके जा रहे थे जिस फाइल में बहुत सारे रहस्य थे और अजीत पवार भी फाइल की बात कर रहे, रहस्य की बात कर रहे थे। लेकिन मैं किसी को अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मुझे आश्चर्य तब हुआ क्योंकि हमसे भी अपेक्षा की जाती है, सभी जागरूक नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि जब तक जांच न हो जाए तब तक ये न कहा जाए कि ये साजिश थी या ये दुर्घटना थी। लेकिन जैसे तुरंत ही शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये दुर्घटना थी, ये साजिश नहीं थी और इस पे इस प्रकार के राजनीतिक प्रश्न उठाना ठीक नहीं, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि अगर ये कहना उचित नहीं है कि ये साजिश थी, तो ये भी कहना उचित नहीं है कि दुर्घटना थी। भाई जांच हो जाने दीजिए। और आपके तो अभी सगे भतीजे की थोड़े ही दिन पहले, 24 घंटे पहले मृत्यु हुई है और आप क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को। और आप, अगर किसी ने जानबूझ के साजिश की है, किसने की है, कैसे की है, तो जांच से पता चलेगा। लेकिन उसके पहले ही अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं ये साजिश नहीं थी, ये दुर्घटना थी, तो ये आपको कैसे पता? आपको अंदर की बातें कैसे पता? अच्छा, उसके बाद ये भी खबर मिल रही है कि नगर पालिकाओं के अंदर शरद पवार, जब से ये हुआ है अजीत पवार जी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके कई जगह भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ कराने की। तो इससे मुझे लगता है, अगर ये सच है कि मुंबई के अंदर भी, मुंबई नगर पालिका के अंदर भी, बीएमसी के अंदर भी शरद पवार गुट भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की सोच रहा है, जो अफवाहें हैं, जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, अगर ऐसा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार मार्ग में बाधा बन रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रिया सुले दिल्ली के अंदर मंत्री बनने की संभावना थी और शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए के अंदर जाने वाले थे। मैं केवल आशंकाएं व्यक्त कर रहा हूं, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, नहीं मेरे पास कोई प्रूफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार के जाने के बाद जो अपना रुख बदल रहे थे और वहां के बड़े मराठा नेता थे और वहां पे देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की सत्ता में आने के बाद जो वहां की पेशवाई मजबूत हो गई है और मराठाओं में बेचैनी थी, उसके परिवर्तन से शायद जो शरद पवार जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये साजिश नहीं थी, ये दुर्घटना थी, इतनी जल्दी ये स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से किसी को क्लीन चिट देना उचित नहीं है।
तो शरद पवार जी पे भी निगाह रखी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि अगले 15-20 दिन के अंदर शरद पवार गुट का क्या व्यवहार रहता है और अजीत पवार गुट का क्या व्यवहार रहता है। वी विल क्लोजली वॉच इट। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।